कहानी शुरू होती है समंदर के बीच के किनारे। यहाँ पर बहुत लोग होते हैं जो पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। अब यहीं पर हमें एक दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है जिसमें मिली, टॉम, नेट, ग्रेग एंड टेलर होते हैं। सारे लोग यहाँ बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। खैर अब हम देखते हैं कि नेट थोड़ा रिलैक्स करने के लिए दूसरी तरफ आ जाती है। यहाँ पर नेट को एक भिखारी नजर आता है। नेट इसे कुछ पैसे निकाल करके देती है। तभी नेट देखती है कि इस भिखारी के दोनों पैर कटे हुए थे, जिस पर ये आदमी बोलता है कि ये शार्क बाइट का निशान है। इन समंदरों के लहरों के बीच एक ग्रेट व्हाइट शार्क है और उसी ने मेरी ये हालत की है। अब तभी यहाँ पर इसके सारे दोस्त भी आ जाते हैं और नेट को यहाँ से लेकर के जाते हैं। लेकिन जाने से पहले ये आदमी इनको अलर्ट करता है कि संभल कर रहना। खैर अब अगले दिन हम देखते हैं ये पांचों लोग एक बीच पर होते हैं जहाँ इन्हें एक जेट नजर आता है। ये लोग इस जेट के जरिए समंदर की तरफ जाकर के एंजॉय करने, जिसके बाद सारे लोग निकल जाते हैं जेट के जरिए समंदर की तरफ। इधर आकर के सारे लोग काफी ज्यादा मजे करते हैं। कभी एक दूसरे में रेस लगाते हैं, कभी अपने डेयर को परखते हैं। ये सिलसिला काफी देर तक चलता है, लेकिन तभी अचानक इनकी जेट्स एक दूसरे से टकरा जाती है, जिसकी वजह से सारे लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि ग्रे दर्द से कराहने लगता है क्योंकि इसे चोट लग चुकी थी। खैर एक जो बोट था टक्कर की वजह से डूब जाती है, इसीलिए सारे लोग दूसरी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। सारे लोग जब ऊपर आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रे को इसके पैरों में चोट लगी थी, जिसकी वजह से इसकी पैर की हड्डी बीच से ही टूट गई होती है। अब ये लोग मोबाइल से हेल्प मंगवाने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं होता। नेट बोलती है कि हमें ग्रेग को हॉस्पिटल ले जाना होगा। हम इस जेट पर 3 ही लोग जा सकते हैं, इसलिए बाकी के 2 लोग हमारे यहाँ आने तक का वेट करेंगे। अब जैसे ही ये लोग जेट को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जेट स्टार्ट भी नहीं होती, यानी मुसीबत के ऊपर मुसीबत। ये देख करके सारे लोग घबरा जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि ये लोग बीच से बहुत दूर आ चुके थे। खैर ये लोग जेट को चेक भी करते हैं, लेकिन इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस जेट में खराबी क्या है। खैर ये लोग फोन के जरिए सूरज की रोशनी बीच की तरफ डालते हैं ताकि इन्हें कोई देख ले और इनकी हेल्प कर सके, बट इससे कोई फायदा नहीं होता। अब यहाँ पर टेलर बोलता है कि जब हम लोग समंदर की तरफ आ रहे थे तो मुझे एक बोट दिखी थी। अगर मैं तैरते हुए जाऊं तो बोट तक मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि बोट ज्यादा दूर नहीं थी। मैं जा रहा हूँ उस बोट को देखने, अगर वो बोट दिखी तो मैं वापस जरूर आऊंगा। ये बोल करके टेलर तैरते हुए यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एक शार्क टेलर के पीछे पड़ जाती है, जिसे ये लोग देख लेते हैं करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी शार्क डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि वो शार्क आ गई थी इनकी तरफ, जिसे देखते ही सारे लोगों की फट जाती है और डर के मारे सब के सब पानी के अंदर ही गिर जाते हैं। सारे लोग पानी में शार्क सबकी फटी पड़ी है, बचाओ रे बाप। सबके सब वापस से जेट के ऊपर जाने की कोशिश करने लगते हैं। नेट ग्रेग को जेट पर ले जाने की कोशिश करती है, तभी शार्क आकर के ग्रेग के पैरों को पकड़ लेती है और इसे खींचते हुए पानी के गहराइयों की तरफ ले जाने लगती है। साथ ही हम देखते हैं कि नेट भी इसके पीछे खींची चली जा रही थी, क्योंकि नेट का बाल ग्रेग के घड़ी में फंस चुका था, जिस वजह से नेट ग्रेग के पीछे खींची चली जा रही थी एंड ग्रेग को शार्क खींच रही थी। टू मच फन। नेट किसी तरह बाल को खींच करके खुद को आजाद करती है एंड जल्दी से पानी से बाहर निकल जेट पर आती है। दूसरी तरफ हम टेलर को देखते हैं। हम देखते हैं कि टेलर उस बोट के काफी ज्यादा करीब आ चुका था, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, यानी कि अचानक से इसके सामने शार्क प्रकट हो जाती है, जिसे देख करके टेलर की तो फट के हाथ में आ जाती है। इससे पहले कि ये बोट तक पहुंच पाता, शार्क इस पर अटैक कर देती है एंड बड़े केले वाले आदमी की कहानी खत्म, यानी टेलर की कहानी खत्म। ये जो मैंने बोला वो तो मुहावरा था। खैर अब सीन शिफ्ट होता है इन तीनों की तरफ। इधर इन लोगों को टेलर का वेट करते करते रात हो चुकी थी, लेकिन अभी भी इनको टेलर का अता पता नहीं था। ऊपर से शार्क इनको परेशान करी जा रही थी। तभी इनको सामने की तरफ एक लाइट जलती हुई नजर आती है। इनको लगता है कि कोई बोट है। ये लोग उस लाइट को देख करके हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वो लाइट इनके पास से बहुत ज्यादा दूर थी, इसलिए उनकी आवाज कोई सुन भी नहीं सकता था। दैट्स वाई नेट उस लाइट के पास जाने का फैसला करती है
और सावधानी से पानी में उतर है। थोड़ी देर बाद नेट वापस जेट की तरफ आती है और बताती है कि वो कोई बोट नहीं थी, बल्कि वो बस एक लाइट था और वहीं पर एक आदमी भी मरा पड़ा था। हो सकता है कि उसके बोट पर शार्क ने अटैक कर दिया हो, जिसकी वजह से वो आदमी मारा गया होगा। अगले दिन सुबह में इनको वही आदमी नजर आता है जिसको नेट ने कल रात देखा था। लाश के आसपास कई सारी चीजें एंड लकड़ियां भी तैर रही थीं। ये लोग सबसे पहले तो किसी तरह एक लकड़ी को उठाते हैं, जिसके बाद इस लाश के पास आकर इस सेफ्टी जैकेट को निकालते हैं, जिसे नेट मिली को पहना देती है क्योंकि इसे तैरना नहीं आता था। खैर अब ये लोग इस लकड़ी को ही चप्पू बना लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग जाएं तो किस दिशा में जाएं, क्योंकि इनको चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। तभी अचानक से शार्क आकर के इन पर हमला करने की कोशिश करती है और यहाँ टॉम शार्क की बाइट की वजह से घायल हो जाता है। नेट शार्क पर डंडे से हमला कर इसे यहाँ से भगाती है, लेकिन शार्क थी कि भागने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि इस बार शार्क बोट पर हमला कर इन्हें पानी के अंदर गिरा देती है। एंड इस बार शार्क टॉम पर हमला कर देती है, लेकिन इसे पूरी तरह से नीचे नहीं ले जाती, बस इसे थोड़ा सा बाइट करके छोड़ देती है। नेट जल्दी से टॉम को जेट के ऊपर लाती है, जहां हम देखते हैं कि शार्क ने टॉम की बहुत बुरी हालत कर दी होती है। अब तभी नेट को मिली का याद आता है। नेट जल्दी से मिली को जेट के ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में शार्क आकर के मिली को पकड़ लेती है और अपनी नुकीले दांतों से इसे बीच से ही काट डालती है और यहाँ मिली भी मारी जाती है। अब नेट बोलती है कि हमें किसी तरह इस जेट को स्टार्ट करना होगा, इसलिए नेट वापस से जेट के सीट को हटाती है और इस जेट के अंदर लगे एक बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है। बॉक्स खुलता तो नहीं, लेकिन टूट जाता है। बॉक्स टूटने की वजह से खैर नेट बॉक्स के अंदर देखती है कि जेट का फ्यूल टैंक वाला पाइप ही कटा हुआ था। नेट इसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, बट ये कनेक्ट नहीं हो पाता। यहीं पर उस आदमी का सेफ्टी जैकेट तैर रहा था, जिसके पॉकेट के अंदर एक जॉइंटर पड़ा हुआ था। नेट हिम्मत रखते हुए पानी के अंदर उतरती है और उस जॉइंटर को निकाल लेती है। इससे पहले कि ये वापस जेट के ऊपर जा पाती, वहां पर शार्क आ जाती है। नेट ने ये नुकीली चीज साथ में रखी हुई थी। शार्क नेट की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही शार्क नेट के पास आती है, नेट इस चीज से शार्क पर हमला कर देती है, जिसके बाद ये जल्दी से बोट के ऊपर आती है, जहां हम देखते हैं कि नेट भी घायल हो चुकी थी। अब नेट जल्दी से जॉइंटर को पाइप से जोड़ती है, जिसके बाद जेट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है एंड फाइनली जेट स्टार्ट भी हो जाता है। ये देख करके नेट खुश हो जाती है, जिसके बाद दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद सामने की तरफ इनको पहाड़ियां नजर आने लगती हैं। इनको लग रहा था कि अब हम बच जाएंगे, लेकिन नहीं, शार्क अभी भी इनके पीछे पड़ी हुई थी। हम देखते हैं कि शार्क जेट पर ही हमला करने लगती है, जिसकी वजह से जेट एक तरफ से डैमेज हो जाता है और जेट में पानी भरने लगता है। इधर जेट की फ्यूल भी खत्म होने वाली थी। अब टॉम बोलता है कि जेट पर भार बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जेट डूब भी सकता है। ये बोल करके टॉम पानी के अंदर जंप कर देता है और नेट को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। नेट टॉम को ऐसा करने से मना करती है और वापस जेट पर आने के लिए बोलती है, लेकिन अभी शार्क आकर के टॉम को भी पकड़ लेती है एंड यहाँ टॉम का भी काम तमाम हो जाता है। खैर अब नेट यहाँ से निकलती है और कुछ ही देर में पहुंच जाती है इन चट्टानों की तरफ। बीच की तरफ पानी में छोटे छोटे पत्थर थे और नेट तेजी से बीच की तरफ आ रही होती है। अचानक से जेट एक पत्थर से टकराता है और नेट पानी के अंदर। तभी नेट पीछे मुड़ करके देखती है तो शार्क इसके पीछे ही थी। शार्क को देखते ही नेट जल्दी से किनारे की तरफ भागती है। शार्क भी इसके पीछे तेजी से बढ़ी चली आ रही थी। तभी ये दो पत्थरों के बीच फंस जाती है एंड नेट फाइनली किनारे की तरफ आ जाती है। अब जा करके इसके जान में जान आता है एंड फाइनली मूवी यहीं पर एंड हो जाता है।